हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्याय स्टडी एकेडमी में। ये हमारी सीटेट साइंस की मैराथन क्लासेस चल रही हैं। ये आज की हमारी मैराथन क्लास, ये 5वीं मैराथन क्लास है। इसके पहले 4 मैराथन क्लास अपलोड की जा चुकी हैं, आप उसको जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और ये आज की हमारी 5वीं मैराथन क्लास है। इसके अलावा एक आपकी क्लास अपलोड की गई है जहाँ पे 2011 से लेके 2022 तक जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को वहाँ पे सॉल्व कराया गया है। साथ ही जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे एनसीईआरटी बेस्ड कराए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीटेट के सिलेबस को देखें ना तो सीटेट के सिलेबस में आपका 6 से लेके 8th तक एनसीईआरटी मेंशन है। पर अगर प्रश्नों के लेवल को देखिए तो 6 से लेके 10th तक एनसीईआरटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों का लेवल आपका 10th तक जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आपका 10th तक के लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि अगर थोड़ा लेवल अप भी होता है आपके क्वेश्चन का, आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इन क्लासेस को एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उसमें जाके ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे सीक्वेंस से सारी क्लासेस अपलोड की गई हैं। इसके अलावा साथ ही थ्योरी क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, तो थ्योरी क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ होती चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है कि आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। भंजन मतलब क्या होता है? भंजन मतलब होता है पाचन में सहायता करता है। दूसरा है तर्क, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या ये सही है? कथन और तर्क दिया है। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि HCl का कार्य क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है, तो HCl का कार्य क्या होता है? HCl का काम क्या होता है? तो ये भोजन को अम्लीय बनाता है। जो भोजन हम करते हैं ना, उसको अम्लीय बनाने का काम करता है। उसके अलावा ये क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम जो होता है, पेप्सिन एंजाइम को ये एक्टिव करने का काम करता है। पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करने का काम कैसे? पहले जो पेप्सिनोजन होता है ना, क्या? पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन को ये क्या करता है? पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में होता है, तो इसको एक्टिव करके इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि क्या होता है? एक एक्टिव पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है। तीसरा काम इसका क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट करना। क्या होता है? ये जीवाणुओं को, भोजन में जो भी जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। चौथा, ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन का पाचन कराता है। पांचवा, ये क्या काम करता है? जो भी खाद्य पदार्थ है ना, तो खाद्य पदार्थों को ये क्या करता है? मुलायम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, जिससे ये आसानी से सरक सके। तो एक तो ये है कि ये भोजन को पाचन में सहायता करता है, तो अभिकथन तो क्या होगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? पाचक रसों की क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसका तर्क भी सही है। ये भोजन को अम्लीय इसलिए बनाता है क्योंकि पाचन क्रिया जो भी होती है ना, जो भी एंजाइम होते हैं, उनको वर्क करने के लिए, उनको कार्य करने के लिए हमेशा अम्लीय माध्यम की ज़रूरत होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। यही ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द क्या अर्थ है? मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का मृदा में वापस छोड़ना। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण होता है जो भी जीवित प्राणी है ना, उनके प्रयोग लायक जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उनको अधिक प्रयोग लायक रूपांतरित करके अधिक प्रयोग लायक बनाना। देखिए, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है ना, तो अपेक्षाकृत कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है, निष्क्रिय होता है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में क्या होता है? नाइट्रोजन ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद ये क्या करता है? जो भी परमाणु हैं, परमाणु को मुक्त करने का काम करता है। जो भी परमाणु हैं उनको मुक्त करने का काम करेगा। मुक्त करेगा
जाएगा, जिससे जो नाइट्रोजन होगी ना, ये नाइट्रोजन प्लांट के लिए भी उपयोगी होगी। जो भी जीवित जीवाणु हैं, जीवित जीवाणुओं को भी ये क्या करता है, जीवित जीवाणुओं के लिए ये उपयोगी मानी जाती है। और जो भी जैविक संश्लेषण होते हैं, जैविक प्रक्रम होते हैं, उनके लिए भी उपयोगी होती है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण का काम क्या होता है, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक यानी प्रयोज्य हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्थित में स्प्रिंग न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा जाता है। स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया दबाया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। पूछा अगर एक स्प्रिंग है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे कम किस स्थिति में होगी। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, PE बराबर mgh होता है कि नहीं। यानी जहाँ पे m होता है, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, g होता है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है, और h होता है क्या है, ये ऊंचाई है। एच किसको बताता है, ऊंचाई। यानी जो स्थितिज ऊर्जा है ये द्रव्यमान, त्वरण और ऊंचाई पे डिपेंड करती है। अगर किसी में भी छेड़खानी हुई है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा जाता है। ऊंचाई में परिवर्तन होगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी ही। स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा ऊंचाई पर रखा जाता है। यहाँ पे फिर ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया गया यानी दबाया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे संपीड़ित किया गया है यानी कुछ ना कुछ तो छेड़खानी हुई है। और अगर ऑप्शन 4 की बात करें तो यही सही आंसर होगा, क्योंकि स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है, वह भूमि पर पड़ा है। यानी ना उसके ऊंचाई में परिवर्तन हुआ, ना द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ, ना त्वरण में परिवर्तन हुआ, वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तो यहीं पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाट सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जूल प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर वाट सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन मीटर। कौन से भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा युग्म है जो कि समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वाट सेकेंड। जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये भी ऊर्जा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, और वाट और सेकेंड, वाट सेकेंड भी क्या होती है, ऊर्जा मापन की एक अन्य मात्रक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है। सभी सूक्ष्मदर्शी सभी जो जीव होते हैं, जीवित जीव की कोशिकाएं होती हैं, सूक्ष्म होती हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सभी की कोशिका भित्ति होती है, सभी की केंद्र की झिल्ली होती है, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। यहाँ पे देखिए एक से अधिक ऑप्शन सही होगा, इसलिए यहाँ पे हम कूट दे देते हैं। पहला हो जाएगा B एंड C, दूसरा हो जाएगा केवल A, तीसरा हो जाएगा A और D, और चौथा हो जाएगा केवल D। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं ना, अगर कोशिका की बात की जाए तो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सूक्ष्म होती हैं, छोटी होती हैं, इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। पहला तो यही हो जाएगा। और जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सेल है तो सेल के बाहर तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका की बाहरी मेम्ब्रेन है। इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, और ये प्लांट सेल हो, प्लांट सेल में भी पाई जाती है, चाहे एनिमल सेल हो, एनिमल सेल में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, दोनों में। और दोनों में ये क्या करती है, दोनों में सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। सुरक्षा में भी ये नहीं है कि सिर्फ बाहरी झटकों से सुरक्षा, जैसे ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल से मतलब क्या समझते हैं, मतलब ये चयनात्मक पारगम्य होती है, सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देती है जो सेल के लिए उपयोगी हैं, और जो सेल के लिए हानिकारक होते हैं उनको क्या कर देती है, सेल से बाहर ही रखती है, जिससे ये सेल की सुरक्षा करती है। अब दूसरा ऑप्शन है सभी की कोशिका भित्ति होती है। तो क्या एनिमल सेल जो होते हैं, एनिमल
एनिमल सेल में सेल वॉल पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो सभी की कोशिका भित्ति नहीं होती। सभी की केंद्र की झिल्ली होती है। केंद्र की झिल्ली मतलब क्या समझते हैं? जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो क्या सभी कोशिका के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, उसमें केंद्रक ही नहीं पाया जाता है। तो जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो केंद्र की झिल्ली कैसे पाई जाएगी? बस क्या होता है, जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यह ऐसे नेकेड डीएनए, फैला हुआ डीएनए पाया जाता है। सभी की कोशिका झिल्ली होती है, तो हाँ ये सही है। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो एक तो ए सही है, दूसरा क्या है, डी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी दोनों। अगला प्रश्न है, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। उस पर काम करने वाला नेट बल कितना होगा? 14.7 न्यूटन, 147 न्यूटन, 1.47 न्यूटन, या फिर 0। ठीक है, यहाँ पे नेट बल पूछा है। एक जो पंख है उसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है 15 ग्राम। कितना है? 15 ग्राम। अब उसको ऊंचाई से गिराया जाता है, तो एक समान वेग से वो क्या होता है, गिरता है। अब पूछा है कि उसमें लगने वाला नेट बल, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? F=ma, यानी फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, या फिर क्या बोलेंगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया है? F= द्रव्यमान कितना दिया है? 15 ग्राम दिया है। अब बताइए त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है, समय। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहा है कि जो पंख है वो एक समान वेग से गिर रहा है, यानी वेग में, उसमें कोई वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा। तो जब वेग में परिवर्तन 0 है टाइम के साथ, तो जो त्वरण भी होगा, त्वरण भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो F= क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का किसी में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0। यानी उस पर कार्य करने वाला जो नेट बल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगला प्रश्न है, x³ प्लस आयन तत्व x परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 13। यानी x तत्व का यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान 27 बताया है और परमाणु क्रमांक क्या है, 13 से प्राप्त हुआ है। तो x³ में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? क्या क्या पूछा है? प्रोटॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, x³ ये कोई क्या है, परमाणु है। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। तो देखिए सबसे पहले जो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 13, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे एक्चुअल में होना तो चाहिए 13, पर 13 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, +3 प्लस चार्ज लगा है। 3 प्लस चार्ज मतलब क्या है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, दान किया है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 13। अब इसमें 3 माइनस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 10। यानी प्रोटॉन कितना आ गया, प्रोटॉन आ गया 13, इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 10। अब बचा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है ना, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन हमको निकालना है, तो द्रव्यमान में अगर हम द्रव्यमान में प्रोटॉन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है, 27, और प्रोटॉन की संख्या कितना है, 13। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। यानी न्यूट्रॉन के बराबर कितना आ गया, न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई 14। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन की कितना है, 13, इलेक्ट्रॉन की कितना है, 10, और न्यूट्रॉन की कितना हो जाएगी, 14। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगक में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है? लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर रिक्तिका? आंसर यहाँ पे क्या विकल्प क्या दिए हैं? ए, बी और सी, ए, बी और डी, बी और सी या सी और डी। किस कोशिका अंगक में स्वयं का डीएनए पाया जाता है? तो देखिए, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, इन तीनों में खुद का ही डीएनए पाया जाता है, स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको सेमी ऑटोनोमल ऑर्गन बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेनल्स इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेनल्स बोला जाता है। रिक्तिका को छोड़ के, रिक्तिका में स्वयं का डीएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड का काम क्या है? प्लास्टिड का काम है फोटोसिंथेसिस करना। इसमें प्लास्टिड में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो प्लास्टिड का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, यानी ये साथ ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन के साथ साथ लिपिड का फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, वहीं पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। बाहर वाला तो जो मेम्ब्रेन है वो सीधा होता है, लेकिन जो आंतरिक परत होती है, आंतरिक परत फोल्डेड होती है, जिसको कि क्रिस्टी बोला जाता है। अब ये जो आंतरिक परत है ये फोल्डेड क्यों होती है? क्योंकि ये जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगी ना, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, उतना ही ज़्यादा ये एटीपी का निर्माण करेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ये एटीपी का निर्माण करती है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है ना, ये डीएनए कैसा होता है? बाह्य केंद्रकीय डीएनए होता है, और ये डीएनए 5 म्यू क्या होता है? लंबा होता है, और इसमें 1 से 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में केंद्रक के डीएनए से, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के डीएनए से की अपेक्षा में अधिक मात्रा में साइटोसिन और ग्वानिन पाया जाता है। क्या क्या? साइटोसिन और ग्वानिन, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नाभिक के डीएनए से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्युत धारा एक सदिश राशि है। विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ऑप्शन क्या दिया है? ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ये आपका 2024 सीटेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है, और ये प्रश्न मोस्टली बच्चों का क्या हुआ था? गलत हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉन्सेप्टों को लिया गया है। एक क्या है? हमको पता है, जो हम पढ़ते हैं कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब अदिश राशि है तो इसके पास दिशा नहीं होता है। दिशा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिमाण होती है, मात्रा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो पहला भी गलत होना चाहिए, दूसरा भी गलत होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या दिया है कि वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। पर क्या यहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत दिया है? नहीं दिया है। किसी में ये नहीं दिया है कि ए भी गलत है और आर भी गलत है। इसलिए क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगाया गया है। ये माना जाता है कि जो विद्युत धारा है ना, धारा कैसे चलती है? धारा धन आयन से ऋण आयन की ओर चलती है। कैसे चलती है? धन आयन से ऋण आयन की ओर चलती है। पर यह दिशा कैसी दिशा है? यह एक प्रकार की भौतिक दिशा है। कैसी दिशा है? भौतिक दिशा है। ये सदिश नहीं बनाती। ये दिशा जो होती है, ये धारा को सदिश नहीं बनाती है। इसीलिए जो विद्युत धारा है, ये है कैसी? अदिश राशि है। पर ये भौतिक दिशा के आधार पे ये मान लेते हैं कि इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या माना जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। किस आधार पे? ये जो भौतिक दिशा वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसके आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा संभव नहीं है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, लेड सल्फेट प्लस आयरन। इनमें से कौन सा जो अभिक्रिया है वो संभव नहीं है? एक यहाँ पे हिंट दे देते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिया गया है? एक तो सक्रियता श्रेणी ली गई है, सक्रियता श्रेणी के आधार पे, और दूसरा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग किया गया है। विस्थापन के आधार पे, 2 आधार पे हम बता सकते हैं कि ये
कौन सी अपक्रिया संभव है या नहीं है। अगर सक्रियता श्रेणी की बात करें तो सबसे अधिक सक्रिय कौन होता है, पोटेशियम, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, तब मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, फिर होता है आयरन, तब होता है लेड Pb, फिर उसके बाद होता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, तब जाके मर्क्यूरी, चांदी, और लास्ट में क्या होता है, गोल्ड। यानी सबसे अधिक सक्रिय क्या होता है, पोटेशियम होता है, और सबसे कम सक्रिय क्या होता है, गोल्ड होता है। ठीक है, तो बताइए जो मैग्नीशियम है ये जिंक को विस्थापित कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से अधिक अवक्रियाशील है, इसलिए जिंक को विस्थापित कर सकता है, तो यह भी संभव है। एल्यूमिनियम कॉपर को विस्थापित कर सकता है कि नहीं, तो एल्यूमिनियम भी कॉपर को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला है आयरन लेड को विस्थापित कर सकता है कि नहीं, तो ये भी कर सकता है, क्योंकि आयरन लेड की अपेक्षा क्या है, अधिक अवक्रियाशील है, इसीलिए ये भी विस्थापित कर सकता है। पर जिंक कैल्शियम को विस्थापित कर सकता है कि नहीं, जिंक कैल्शियम को नहीं कर सकता, क्योंकि कैल्शियम अधिक अवक्रियाशील है जिंक की अपेक्षा, इसीलिए ये विस्थापित नहीं कर सकता, तो यही अवक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, पादपों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता होती है। ये आपका सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि जो पादपों में चालनी नलिका कोशिकाएं होती हैं और जो स्तनधारियों में RBC सेल होती हैं यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या समानता होती है। हरित लवक की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति या फिर केंद्रक की अनुपस्थिति, क्या समानताएं होती हैं, विशेष समानता होती है। तो देखिए हरित लवक स्तनधारियों में नहीं पाया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, तो ये तो समानता नहीं होगा। दूसरा हो गया कोशिका भित्ति, हालांकि अनुपस्थिति दी है, तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, सिर्फ सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, स्तनधारियों में नहीं पाई जाती। हीमोग्लोबिन भी RBC में पाया जाएगा, चालनी नलिका कोशिकाओं में कहाँ पाया जाएगा। ठीक है, तो केंद्रक की अनुपस्थिति ये देखते हैं। ठीक है, केंद्रक की अनुपस्थिति कैसे, देखिए एक एक को पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं चालनी नलिका को, क्या है, चालनी नलिकाएं। चालनी नलिका कोशिकाएं क्या होती हैं, ये प्लांट में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, भोजन परिवहन का काम करती हैं। क्या करती हैं, भोजन परिवहन का काम करती हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है, भोजन का परिवहन करना। तो जब ये मैच्योर होती हैं ना, तब क्या होता है, इनका नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है, ताकि जो भोजन है, भोजन को ये ईजिली क्या कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक, अगर मान लीजिए ये कोशिका है, इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा, तो ये क्या करेगा, अपने कोशिका के एनर्जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को खुद ही कंज्यूम कर ले जाएगा। तो ये इस कोशिका की जो नाभिक होते हैं इसलिए नष्ट हो जाते हैं, ताकि ये भोजन का प्रवाह आसानी से कर सके, यानी जिस काम के लिए बनी है उस काम को ये ईजिली क्या कर रहे हैं, कम कर पाएँ। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं RBC पर। RBC का भी काम क्या होता है, O2 को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन का वहन करना। इसलिए जब ये भी क्या होती हैं, मैच्योर होती हैं, तो इनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इनका न्यूक्लियस भी ख़त्म हो जाता है, ताकि ये अपने में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को भर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को भरेंगी तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा O2 का ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी। कुल मिला के दोनों में क्या होता है, दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ताकि ये जिस काम के लिए बनी है वो काम आसानी से कर पाए। अगला प्रश्न है, मूल गोप यानी रूट कैप नहीं पाया जाता है। ये भी आपका सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। जलीय पादपों में, मीजोफाइट्स में, लवणोद भी, तो यहाँ पे है थैलोफाइट नहीं, हेलोफाइट्स होगा, या फिर मरुस्थलीय पादपों में किन में रूट कैप नहीं पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जलीय पादपों में। जो जलीय पादप होते हैं ना, इनमें रूट कैप नहीं पाया जाता। रूट कैप का काम क्या होता है, रूट कैप का काम होता है जो भी जड़ होती हैं उनको सुरक्षा देना।
क्या करना, उनको सुरक्षा देना। यानी जब रूट क्या होती हैं, जड़ मिट्टी में नीचे की तरफ जाती हैं तो उस टाइम पे ये मिट्टी को चीरती फाड़ती हैं, तो उस टाइम पे जो रूट कैप होता है ये जड़ों को सुरक्षित रखने का काम करता है। लेकिन जो जलीय पौधे होते हैं ये मृदा में तो नहीं जाते, इनकी जड़ें मृदा में नहीं जाती हैं, यानी मिट्टी को चीरने फाड़ने का काम नहीं करेंगी, इसलिए जलीय पादपों में रूट कैप नहीं पाया जाता। जबकि जो मीजोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं, मरुद्भिद हैं, मरुस्थलीय पौधे हैं, इनमें रूट कैप पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जलीय पादपों में। अगला प्रश्न है, हरे पादप दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों? सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न। इसे पादप केवल रात के समय श्वसन करते हैं। हरे पादप दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। हरे पादप रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। तो क्या हरे पादप जो होते हैं रात के समय श्वसन नहीं करते? जितने भी जीवित जीव हैं ना, ये सारे श्वसन करते रहेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात। जो हरे पादप हैं केवल रात के समय श्वसन करते हैं, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दिन के समय जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो श्वसन दर से अधिक होती है। देखिए दो चीज़ों यहाँ पे लिखा है, दो चीज़ें लिखी हैं। एक है श्वसन, श्वसन में क्या होता है, श्वसन में ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीजन को ली जाती है और CO2 क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 क्या की जाती है, ली जाती है, जबकि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। ठीक है। तो जो दिन के समय है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर ज़्यादा होती है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा और साथ ही श्वसन करते रहते हैं तो श्वसन की दर कम होती है। इस टाइम पे श्वसन में क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। तो हरे पादप दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं और साथ ही जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है ना, वो क्या होती है, श्वसन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव बताइए। ईस्ट होगा, शैवाल होगा, साइनोबैक्टीरिया या फिर जीवाणु। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव कौन सा होगा? कोशिका भित्ति तो पाई जाती है सभी में, पर सबसे छोटा सजीव कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु। जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। साथ ही ये यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। इनमें नाभिक भी पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और ईस्ट का काम क्या होता है, ईस्ट का काम होता है किण्वन करना, फर्मेंटेशन करना। और जो दूसरा है, दूसरे नंबर पे शैवाल। शैवाल कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये जल में पाए जाते हैं। शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। वहीं पे आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। इनको साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, नील हरित शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नील हरित शैवाल कहा जाता है। ये कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और साथ ही ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, यानी अपना भोजन खुद से बनाने का काम करते हैं। ठीक है। अब चौथा बचा जीवाणु। जीवाणु कैसे होते हैं, जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं, साथ में एक कोशिकीय होते हैं, पर इनमें ट्रू नाभिक नहीं पाया जाता, सच्चा नाभिक इनमें नहीं पाया जाता है। साथ ही जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, कहीं पे भी जीवाणु, बैक्टीरिया जो होते हैं कहीं पे भी पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वृक्क पिरामिड का भाग नहीं है? कुंडलित नलिकाएं, संग्राहक नलिकाएं, हिलने का लूप, परिनलिकीय कोशिकाएं। वृक्क पिरामिड का भाग कौन नहीं है? तो अगर वृक्क यानी किडनी की बात की जाए तो किडनी दो टाइप, मतलब दो भागों में बटी होती है। एक होता है इसका कॉर्टेक्स वाला भाग और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेड्यूला वाला भाग। तो जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है ना, यहाँ पे क्या पाई जाती है, PCT पाया जाता है, DCT पाया जाता
है। और ये दोनों पीसीटी डीसीटी क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं कुंडलित नलिका। क्या कहलाती हैं ये? कुंडलित नलिका कहलाती हैं। वहीं पे जो मेडुला वाला भाग होता है ना, मेडुला वाले भाग को ही क्या कहा जाता है? किडनी पिरामिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किडनी पिरामिड। क्या कहा जाता है? किडनी पिरामिड कहा जाता है। इसमें क्या पाई जाती हैं? तो जो मेडुला वाला भाग है, यहीं पे पाया जाता है लूप ऑफ हेनले। क्या पाया जाता है? लूप ऑफ हेनले पाया जाता है। साथ ही कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है, यानी संग्राहक नलिका पाई जाती हैं। कलेक्टिंग डक्ट के अलावा जो परिनलिकीय कोशिकाएं होती हैं, यानी संग्राहक नलिका में जो भी कोशिकाएं होती हैं वो भी पाई जाती हैं। देखिए ये क्या होता है? ये वुमेन्स कैप्सूल, ये क्या होता है? वुमेन्स कैप्सूल होता है। फिर यहीं से निकलता है पीसीटी। उसके बाद हेनले का लूप होता है, जो कि असेंडिंग डिसेंडिंग में बटा होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स में बटा होता है। फिर होता है डीसीटी। डीसीटी जाके किससे जुड़ता है? संग्राहक नलिका से जुड़ता है। इसी में बहुत सारी परिनलिकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये नेफ्रॉन की संरचना है। और किडनी की जो इकाई है वही क्या है? नेफ्रॉन है। और किडनी दो भागों में कॉर्टेक्स और मेडुला में बटा होता है। किसमें क्या पाया जाता है? ये यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि पूछा है वृक्क पिरामिड का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है? कुंडलित नलिकाएं नहीं है, यानी पीसीटी डीसीटी नहीं है। ये किसका भाग होती हैं? किडनी के कॉर्टेक्स वाले, कॉर्टेक्स पार्ट का भाग होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव के मूत्र का पीएच कितना होता है? 8, 7.5, 6 या फिर 9? मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच 6 होता है, जो कि हल्का क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच 6 होता है, हल्का एसिडिक नेचर का होता है। तो ये रहे कुछ हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। हर एक प्रश्न से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। लगभग हर एक प्रश्न से हम 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 2 से 3 कॉन्सेप्ट हम अलग से सीखते गए हैं। तो अगर हम देखें 15 से 20 क्वेश्चन को अगर हमने आज सॉल्व किया है, तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो हमने 50 से 60 प्रश्नों को आज की क्लास में सॉल्व किया है। यानी एक आधे घंटे की क्लास में हम 50 से 60 प्रश्नों को पढ़ते चल रहे हैं। तो अगर आप देखिए आपके एग्जाम तक लगभग 30 से 35 क्लासेस आपकी मैराथन क्लासेस हो जाएंगी साइंस की। तो आप 30 से 35 क्लासेस करेंगे तो आपका ईजिली आप बहुत अच्छा, आपका साइंस का, अगर साइंस की सब्जेक्ट की बात की जाए तो बहुत अच्छा जाएगा। अभी हम थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, बाद में हम जो शैक्षणिक मुद्दे यानी पेडागोजिकल जो इशू होते हैं उनके भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते चलेंगे। तो अगर आप एक ये मैराथन क्लासेस एनसीईआरटी स्पेशल जो मैराथन क्लासेस मैंने लगाई है, अगर आप इसके एक प्लेलिस्ट को भी अगर पूरा देख लेते हैं तो आपका साइंस का वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।